आज की कहानी एक एंशिएंट कर्स की है। एक गांव से हजारों साल पुरानी एक मूर्ति को बाहर निकाला जाता है। इस मूर्ति की आंखें ढकी हुई थी ताकि कोई भी उसकी आंखों में डायरेक्टली देख ना पाए, लेकिन कंस्ट्रक्टर वर्कर इस मूर्ति को एक म्यूजियम में ही लगा देते हैं और पट्टी खोल दी जाती है, जिसके बाद उस शहर में जो कहर मच जाता है ना, वो दिल दहलाने वाला है। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, इसीलिए चैन से बैठकर एंजॉय कीजिए। कहानी है मॉन्स्टर्स, कोरियन ड्रामा जो 2024 में रिलीज हुआ है। कहानी की शुरुआत एक जंगल में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर को दिखाते हुए होती है। वो बात कर रहे होते हैं कि कंपनी का सेल्स कैसे बढ़ाया जाए। इनका बॉस है फोरमैन। अब ये लोग चलते हुए उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर आ जाते हैं जहाँ पे जोरों शोरों से खुदाई का काम चल रहा है। उन्होंने एक बुद्धा की स्टेचू को आधा जमीन से निकाला हुआ है, लेकिन उस मूर्ति के आंखों पर एक पट्टी बंधी हुई है जिस पर काफी सारे मंत्र भी लिखे हुए होते हैं। अब वो लोग वर्कर्स को ऑर्डर देते हैं कि मूर्ति की पट्टी हटा दो। इस स्टेचू को देखकर फॉरमैन को लगता है कि ये एक बहुत ही बड़ी खोज है और इस स्टेचू को टाउन हॉल में एग्जीबिशन के लिए लगा देना चाहिए। अब अगले ही दिन फॉरमैन अपने एक वर्कर वुनसुक को उस स्टेचू को पूरा धोने के लिए कहता है और उसी दौरान उस स्टेचू की आंखों पर लगी हुई धूल अचानक से हट जाती है और वुनसुक जाने अनजाने में स्टेचू की आंखों में देख लेता है, जिसके बाद वो उस स्टेचू को पूरा कवर अप करके टाउन की तरफ लेकर जाने लगता है। लेकिन उस स्टेचू के कारण शहर का पूरा माहौल ही बदल गया होता है। काफी जोरों से हवा चलने लगती है और वो प्लास्टिक हट जाता है, जिसके चलते रोड पर जाने वाला एक टैक्सी ड्राइवर उस स्टेचू की आंखों में देख लेता है। अब वहाँ से कहानी मुड़ती है एक कॉलेज यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर प्रोफेसर मिन क्लास को लेक्चर दे रहे होते हैं कल्चरल हेरिटेज के ऊपर। वो क्लास छूटने के बाद प्रोफेसर काहुन से मिलते हैं, जो उनका स्टूडेंट रह चुका है और एक टैलेंटेड रिसर्चर और आर्कियोलॉजिस्ट है, लेकिन अभी वो फ्रीलांसिंग का काम कर रहा है और कुछ भूत पिशाचों की किताबें बनाकर बेचता है। अब प्रोफेसर काहुन को बताते हैं कि तुमसे कोई बुद्धिस्ट मॉन्क मिलना चाह रहे थे काफी दिनों से, इसलिए मैंने अभी उन्हें बुलाया है। अब वो मॉन्क बताते हैं कि काहुन ने एक लिखी हुई किताब है जिसमें एक रहस्यमय बुद्धिस्ट स्टैचू के बारे में भी लिखा हुआ है। इस स्टैचू में जादुई शक्तियाँ हैं। वो मॉन्क्स बताते हैं कि हमें लग रहा है कि ये वही स्टैचू है जहाँ पे गौर्य राज्य के दौरान वाल्मासा मंदिर की स्थापना की गई थी और उसी मंदिर में बुद्ध की मूर्ति है जिसमें शैतानी शक्तियों को छुपाया गया है। ऐसे कई सारे स्टेचू बनाए गए थे जिसमें शैतान की शक्तियाँ छुपी हुई है ताकि शैतान की शक्ति को काबू में ला सके, और उस समय लोगों ने मंदिर को सील कर दिया था। लेकिन हाल ही में हमने सुना है कि जो सबसे पहले बुद्ध की मूर्ति थी वो अब मंदिर में नहीं है और किसी पहाड़ों से वो मूर्ति की खुदाई करके उसे निकाला जा रहा है और इसी मूर्ति में सबसे ज्यादा शैतान का कहर है। और मॉन्क्स काहुन को उसी खुदाई के कुछ पिक्चर्स दिखाते हैं और आगे बताते हैं कि हमने खुदाई रोकने की काफी कोशिश की लेकिन सरकार नहीं मानी। फिर वो दोनों भी काहुन को मूर्ति की खुदाई करते हुए के कुछ फोटो दिखाकर कहते हैं हमें ये जानना है कि इस पट्टी पर क्या लिखा गया है। दरअसल ये लिखावट आज से हजारों साल पहले की थी और अब ट्रांसलेशन का काम काहुन को करना था। हालांकि वो इसके पैसे मांगता है क्योंकि वो एक फ्रीलांसर है। अब वो दोनों भी मॉन्क्स मान जाते हैं और अपना कार्ड काहुन को देकर जैसे ही काम होता है उन्हें कांटेक्ट करने के लिए कहकर चले जाते हैं। अब काहुन भी वहाँ से निकलता है। जाते हुए हमें पता चलता है कि काहुन की एक वाइफ भी है सुजीन, और दोनों भी कोरिया के टॉप रिसर्चर और आर्कियोलॉजिस्ट रह चुके हैं, लेकिन उनके बच्ची स्वर्गवासी होने के बाद दोनों की जिंदगी ही बदल गई। सुजीन अब एक छोटे से गांव में रहा करती है। वही काहुन ने अपनी जॉब छोड़ दी है। वहीं दूसरी जगह हम गांव में देखते हैं शाम होने आई थी और पूरे आसमान में काले बादल आने लगते हैं और साथ ही में अजीब से काले पानी की बारिश होने लगती है। आसपास के लोगों को यही लगता है कि शायद पोल्यूशन के कारण ये सब हो रहा है। तभी हम उसी टैक्सी ड्राइवर को देखते हैं जो बारिश में सुजीन को उसके घर छोड़ रहा होता है, यानी कि जो काहुन था उसकी वाइफ सुजीन इसी टाउन में रहती है। अब उसी रात काहुन उस पट्टी के मंत्र को ट्रांसलेट करने लगता है और उसे पता चलता है कि स्टेचू के अंदर जो भी शैतानी शक्ति है उसे रोकने का ये मंत्र है, और अगर किसी ने स्टेचू के आंखों में देखा तो उस पूरे शहर की हालत खराब हो जाएगी। अलग अलग बीमारियां उस शहर पर छा जाएंगी।
लेकिन वो श्योर नहीं होता कि ये ट्रांसलेशन करेक्ट है या नहीं। इसीलिए वो उसी रात सुजीन को कांटेक्ट करके कुछ पार्ट ट्रांसलेट करने देता है और सुजीन भी उसी पर काम करने लगती है। वही दूसरी जगह वॉनसुक, जिसने स्टेचू को कैरी किया था, वो अब एक रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए आता है, लेकिन वहाँ पे उसकी आंखों में कुछ अजीब सा इरिटेशन होने लगता है। इसीलिए वो धोने जाता है कि तभी एक रेस्टरूम का दरवाजा खुलता है और वहाँ पे अचानक से उसके पिता उसे दिखाई देते हैं, जो उससे पैसे मांग रहे होते हैं। वॉनसुक बहुत ही घबरा जाता है और पिता को वही छोड़कर वो बाहर आता है, लेकिन उसके पिता भी बाहर आ जाते हैं और उससे पैसे मांगने लगते हैं। वॉनसुक काफी डर जाता है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि वॉनसुक की आंखें पूरी सफेद हो गई है। वो देखने लगता है कि उसके पिता का चेहरा देखते देखते बहुत ही डरावना हो जाता है, जिसकी वजह से वॉनसुक एक ग्लास की बोतल लेकर उनके ऊपर हमला कर देता है और वही बेहोश हो जाता है। अब होश आने पर पता चलता है कि वहाँ पर उसके पिता के बजाय रेस्टोरेंट का ओनर था, जिसे उसने मार डाला है, यानी वॉनसुक को हैलुसिनेशन हो रहा था। दूसरी तरफ सियोक ही नाम के एक महिला को देखते हैं, जो कि एक पुलिस चीफ है। वो अपने बेटे क्यूंग को डांट रही होती है और उसका फोन अपने पास रख लेती है कि तभी उसे पुलिस स्टेशन से फोन आता है और वॉनसुक के बारे में बताया जाता है। अब वो भी अर्जेंटली पुलिस स्टेशन आने निकल रही होती है। जब वो रास्ते से जा रही थी कि तभी आसमान से बहुत ही जोर से ओले पड़ने लगते हैं। इतने जोर से वो गिर रहे थे कि उनकी गाड़ी का ग्लास ही टूट जाता है। इसी दरमियान सियोक ही के सामने वही टैक्सी ड्राइवर आ जाता है, जिसने बुद्धा का स्टेचू को आंखों में देखा था। इस वक्त वो बिल्कुल भी बेकाबू होकर गाड़ी चला रहा था। उसकी आंखें भी पूरी तरीके से सफेद हो गई थी और वो तेजी से ही सियोक की तरफ गाड़ी लेकर आ रहा था, लेकिन सियोक ही सही समय पर गाड़ी को साइड में कर लेती है और बच जाती है। उन्हें लगता है कि शायद कोई शराब पीकर गाड़ी चला रहा है और वो तुरंत पुलिस स्टेशन चली आती है। वहाँ पहुंचकर देखती है वॉनसुक ने अपने आसपास के सभी पुलिसों पर हमला कर रहा था। सियोक ही उसे शांत करती है और पास जाने लगती है, लेकिन वो उसके ऊपर भी हमला करने आता है, लेकिन इस हमले में वो खुद को ही घायल करता है। लेकिन फिर भी वो सियोक ही की तरफ ही बढ़ रहा होता है, जो देखकर सियोक ही शॉक हो जाती है। अब वो वॉनसुक को किसी तरह पकड़कर कैद करती है और जल्दी से एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं जो टाउन हॉल होता है गवर्नमेंट का, वहीं पर वो बुद्धा स्टेचू लगाया हुआ था और काफी सारे लोग उसी स्टेचू को देखने के लिए आने वाले थे। वहीं दूसरी जगह उस गांव के लोगों की सारी फसल खराब हो गई थी उस बारिश के कारण, इसीलिए वो भी टाउन हॉल आने के लिए निकल रहे थे सरकारी लोगों से बात करने के लिए। वही सुजीन की पड़ोसी भी सुजीन को अपने साथ टाउन लेकर जाती है, क्योंकि सुजीन पढ़ी लिखी होती है और उनकी तरफ से सरकारी लोगों से अच्छे से बात कर सकती है। अब टाउन हॉल जाकर सुजीन देखती है कि वहाँ पे बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए थे स्टेचू को देखने के लिए। उसे शक आने लगता है कि जिस स्टेचू का ट्रांसलेशन उसने कल रात किया था, ये वही तो नहीं। इसीलिए वो उसे बिल्डिंग में जाकर देखती है तो वो वही स्टेचू होता है, यानी अब सुजीन ने भी उस स्टेचू को देख लिया है। सुजीन वहाँ के स्टाफ से कहती है कि ये स्टेचू बिना इसके ओरिजिन के यहाँ पे नहीं होना चाहिए, लेकिन स्टाफ उसकी बातों को इग्नोर करके चले जाते हैं। अब वो प्रिकॉशन के लिए स्टेचू के ओवर की जो लाइट होती है वो बंद कर देती है। अब वही दूसरे सेक्शन में वो स्टेचू का कवर का कपड़ा रखा हुआ था। अब यहाँ पर भी वो स्टाफ को इसके बारे में बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उसे सीरियसली नहीं लेता। इस पॉइंट पर सुजीन को अजीब अजीब से हैलुसिनेशन होने लगते हैं, चक्कर आने लगती है और उसे भी लग रहा होता है कि कुछ तो बुरा होने वाला है। वहाँ से सुजीन अब मीटिंग रूम में आती है, जहाँ पे गांव के सारे लोग आए हुए थे। तभी वहाँ पर जोंगसू आता है, जो इस शहर का गवर्नर है। वो सभी को झूठ बोल देता है कि उसने इस काले पानी के बारिश की जांच करवाई है, वो बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं है, जिसकी वजह से फसल भी ठीक रहेगी। इसी दरमियान सोजू को एक आदमी दिखाई देने लगता है। वो काफी डर जाती है और वॉशरूम में आके केहुन को कॉल करके बताती है कि जिसे हमने जेल भिजवाया था वो यहाँ पर आ चुका है, और वो डर कर फोन को काट देती है। यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि वो भी हैलुसिनेट कर रही है। इसके बाद वो छुपकर मीटिंग रूम में वापस आ जाती है कि तभी एक आदमी वहाँ पर आ जाता है, जिसकी आंखें बिल्कुल भी सफेद है। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी होती है और वो अंधाधुंध लोगों के ऊपर अटैक करने लगता है, जिससे वहाँ पे भगदड़ मच जाती है।
वही इन भागते हुए लोगों में सोजुन वापस उसी आदमी को देख लेती है। ये आदमी वही था जिसके कारण उसके बेटी की मौत हो गई थी। दरअसल सोजुन की बेटी की मौत एक ट्रक से टकराकर हुई थी, जिसके ड्राइवर को देखकर सोजुन अक्सर डर जाया करती थी, लेकिन असल में उस ड्राइवर की मौत हो चुकी है और अब वो उसे ही इमेजिन कर रही है। अब जैसे ही लोग एग्जीबिशन हॉल से बाहर भागने लगते हैं, वैसे ही एक भयानक सीन हमें देखने को मिलता है। हर जगह पे वही सफेद आंखों वाले लोग रास्ते पर एक दूसरे को मारने लगे थे। ये एक तरह के ज़ॉम्बीज़ थे जो अपने डर को सामने देख रहे थे और उन्हें मार रहे थे। तो कोई बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे रहा था। हर तरफ लोग एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे थे। हर जगह बस तबाही मची हुई थी। वही दूसरी जगह जो मॉन्क्स होते हैं, उनके मोनेस्ट्री में लगे हुए सारे फोटोज से खून आने लगता है। ये एक तरह का संकेत है कि अब हर जगह तबाही शुरू हो गई है। इसी समय हॉस्पिटल में हम वुनसुक को देखते हैं, जिसे जेल से हॉस्पिटल में लाया था। पुलिस ऑफिसर सियोकी भी वहाँ पे मौजूद होती है। डॉक्टर्स रिपोर्ट निकालते हैं और बताते हैं कि वुनसुक के शरीर में बहुत ही ज्यादा ग्लूटामिक एसिड मिला था, जिसकी वजह से वो हेलुसिनेट कर रहा है। लेकिन इतना ज्यादा अमाउंट उसके शरीर में होना ये नॉर्मल बात नहीं है। यहाँ पे एक बात क्लियर होती है कि जिसने भी स्टैचू की आंखों में देखा था, वो अपने खतरनाक डर को अपने सामने देख रहा था और इसीलिए आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक तरह के ज़ॉम्बी में बदल रहा था। तो यहाँ पे टाउन हॉल का नजारा देखते हैं, बहुत ही डरावना था। सभी लोग अंधाधुंध लोगों को मार रहे थे, सभी लोग ज़ॉम्बी बन रहे थे और एक दूसरे के ऊपर वार कर रहे थे। वही सुजिन एक तरह के ट्रांस स्टेट में थी इन लोगों के बीच में। वही हम टेरेस पे यंगजी नाम के लड़के और उसके गैंग को देखते हैं। यंगजी बहुत ही खुश होता है ये सारा क्योस देखकर, क्योंकि उसे लोगों को मारना पीटना अच्छा लगता था। अब यंगजी नीचे आता है और अलग अलग हथियारों से ज़ॉम्बीज को बुरी तरीके से मारने लगता है। वही जोंगसू गवर्नर होता है, वो अपने मंडली के साथ यहाँ वहाँ ज़ॉम्बी से छुपते हुए गाड़ी के पीछे आकर छुपता है। उन्हें लग रहा था कि वो यहाँ पर सेफ रहेंगे, लेकिन उनमें से एक लड़की अब ज़ॉम्बीज का शिकार बन गई थी और वो एक पेन लेकर अपने ही साथी को मार देती है। ये देखकर वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। तो यहाँ पर यंगजी पूरा पागल हो गया था और हथौड़ा लेके सारे ज़ॉम्बीज को मारने लगता है। तो यहाँ पे डूहोंग नाम का एक आदमी आता है और सुजीन को पकड़कर टाउन हॉल के अंदर लेकर आने लगता है। तभी सुजीन उस पुलिस ऑफिसर के बेटे को भी देखती है। अब कुछ बचे हुए लोग यानी कि सुजीन, उसके साथ आए हुए गांव के लोग, गवर्नर, उसके लोग, पुलिस चीफ का बेटा डुक्योंग, सारे लोग टाउन हॉल में छुप जाते हैं। लेकिन एक ज़ॉम्बी अंदर आने लगता है। ये देखकर यंगजू उसे बाहर खींच लेता है और उसे बुरी तरह से मारने लगता है। इतने बुरी तरह उसे मारता है कि यंगजी का ये अवतार देख उसे कोई भी अंदर नहीं लेना चाहता, लेकिन उसी का एक साथी दरवाजा खोलकर उसे बचा लेता है। अब अंदर आने के बाद यंगजू खुद को इन सारे लोगों का लीडर घोषित करता है, जिसके बाद सारे लोग उस कांच के दरवाजे को बैरिकेड और शटर लगाकर बंद कर देते हैं ताकि ज़ॉम्बीज अंदर ना आए। सुजिन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी। वो अपने ही जोन में थी और डुक्योंग ये सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताता क्योंकि सुजिन ने उसकी जान बचाई थी। इसी दरम्यान इन्हें एक फोन पर अलर्ट आ जाता है कि अब ये टाउन लॉकडाउन में चला गया है और मिलिट्री का पहरा है बाहर। तो यहाँ बाहर हम देखते हैं काहुन अपने ही वाइफ यानी सुजिन के पास आ रहा होता है। उन्हें अभी तक टाउन की हालत के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब उसे अंदर आने नहीं दिया जाता, इसीलिए काउन मिलिट्री को काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे अंदर नहीं छोड़ते। तो वही दूसरी जगह पुलिस चीफ जो होती है सियोकी, वो भी हॉस्पिटल के कारण शहर से बाहर आई थी। अब मिलिट्री वाले उसे भी अंदर आने नहीं देते। तो यहाँ सुजिन हेलुसिनेट करते हुए देखती है वो और उसकी बेटी घर पर अकेले हैं और दोनों का पीछा एक मॉन्स्टरस आदमी कर रहा है। सुजिन अपनी बेटी को लेकर अलमीरा में छुपी हुई है, लेकिन उसकी बेटी बार बार अपने डैड को ढूंढ रही होती है और उसी मॉन्स्टरस आदमी की तरफ भाग जाती है और तभी सुजिन बेहोश हो जाती है और टाउन हॉल में सभी लोग ये नोटिस करते हैं। अब यंगजू उसे मारने ही वाला होता है कि तभी डोक्योंग सोजिन को बचा लेता है। ये देखकर यंगजू को गुस्सा आता है और वो डोक्योंग को काफी मारता है, लेकिन इतना पीटने के बाद भी वो सोजिन को कुछ नहीं होने देता। इतने देर में ही केहुन सुजिन के मोबाइल पर कॉल करता है, लेकिन वो कॉल डोक्योंग उठाता है और उसे अपना पूरा नाम बताता है। ये नाम सुनकर उसकी माँ जो केहुन के ही साइड में थी, उसे वो फोन दे देता है।
और पुलिस चीफ अब अपने बेटे यानी डोक्योंग के साथ बात करने लगती है और उसे सेफ रहने के लिए कहती है। जिसके बाद डोक्योंग केहुन को भी उसके वाइफ की हालत के बारे में बताता है। ये सुनकर वो उसका ख्याल रखने के लिए कहता है। अब ये बात सुन के गवर्नर भी वो फोन ले लेते हैं और पुलिस चीफ से बात करने लगते हैं। वो उन्हें यहाँ की सिचुएशन बताती है और कहती है हम जल्दी ही वहाँ पर आकर तुम्हें बचाएंगे। खैर अब शहर के बाहर सियोंग-ही और केहुन को अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं था, इसीलिए वो दूसरे रास्ते से टाउन आने लगते हैं। तो यहाँ पर यंग जो होता है वो कंक्लूजन निकालता है कि जो भी लोग बारिश में भीगे हुए थे वही लोग इन्फेक्टेड हैं, इसीलिए अब वो उन सबको मार देना चाहता है जो बारिश में भीगे थे। लेकिन इतने लोगों को मारना गलत होगा, इसीलिए वो उन लोगों को बांध कर रखने का ऑर्डर देता है और ये एपिसोड यही खत्म होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप हॉलीवुड एक्सप्लेन इन हिंदी यानी इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन करके जस्ट फॉर 29 रुपीज में, या फिर वीडियो को सुपर थैंक्स भी दे सकते हो। थैंक यू सो मच। अब कहानी देखते हैं। वही सियोंग-ही और केहुन रास्ते में कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक जगह पे रुकते हैं। तब जंगल से जाते हुए अचानक से काफी सारे कौवे इनके पीछे पड़ जाते हैं। अब वो दोनों भी कौवों से बचने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं और उन्हें सामने ही एक घर दिख जाता है और उसमें जाकर छुपते हैं। लेकिन ये कौवे मानो उसे इविल शक्ति से बने हुए थे, इसीलिए वो इतना ज्यादा अग्रेसिव होते हैं कि घर का शीशा तोड़कर वो अंदर आ जाते हैं और इन पर अटैक करने के लिए आते हैं। लेकिन तभी केहुन टेबल पर एक व्हाइट सॉल्ट से कुछ सिंबल्स ड्रॉ करता है और दोनों भी उस टेबल के नीचे छुप जाते हैं। और इन सेक्रेट सिंबल्स के कारण अब कोई भी उस दायरे के अंदर नहीं आ रहा था। देखते देखते पूरा रूम उन कौवों से भर जाता है, लेकिन कोई भी इन्हें टच नहीं कर रहा था। अब देखते ही देखते कुछ समय बीत जाता है, लेकिन कौवे वहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। इसीलिए अब दोनों भी डिसाइड करते हैं कि ये लोग भागकर सीधा गाड़ी में से चले जाएंगे। अब जैसे ही दोनों भागकर गाड़ी में जाते हैं, लेकिन केहुन बाहर गाड़ी के बोनेट पर वैसे ही सिंबल्स ड्रॉ करने लगता है ताकि वो दोनों गाड़ी में सेफ रहे। गाड़ी के अंदर आने के बाद वो सियोंग-ही को बताता है कि जो काली बारिश हुई थी और अजीब से ओले गिरे थे वो एक तरह की वार्निंग है। ये शहर पूरा नरक में बनने वाला है। ये काफी सारे स्पिरिट्स अब आजाद हो गए हैं और ये सब कुछ उसी स्टेचू के कारण हुआ है जिसका एग्जीबिशन तुम्हारे शहर में लगाया गया था। वही दूसरी जगह सुजिन पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल गई थी। उसकी आंखें पूरी सफेद हो गई थी, लेकिन उसके दिमाग में वो अभी भी अपने बेटी का एक्सीडेंट को ही याद कर रही थी। सोजिन को यही दिखाई देता है कि उसकी बेटी को वही मर्डरर कहीं पर लेकर जा रहा है जिसके गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हुआ था, और इसी हैलुसिनेशन में वो एक आदमी को भी घायल कर देती है। ये सब कुछ देखकर सभी लोग हैरान होकर डर जाते हैं। अब सुजिन बाकी लोगों की तरफ बढ़ने लगती है और सबसे पहले जोंगसो पर ही हमला करने लगती है। तभी योंगजू सुजिन को हिट करके उसे हटा देता है, लेकिन सुजिन लगातार हमला करने जा रही थी और इस बार वो डोक्योंग का ही गला दबाने लगती है। और तभी योंगजू सुजिन को फिर से मारकर साइड कर देता है। अब योंगजू को काफी गुस्सा आया था और वो डोक्योंग को ही मारने लगता है क्योंकि उसी ने सुजिन की जान बचाई थी। दोनों में भी लड़ाई होने लगती है और इसी फाइट के चलते बुद्धा का जो स्टेचू होता है जिसे ग्लास में रखा गया था वो टूट जाता है और सभी लोग उस बुद्धा स्टेचू के आंखों में देखने लगते हैं। यहाँ पर अभी तक किसी को ये पता नहीं था कि स्टेचू की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। वही इसी दरम्यान एक ज़ॉम्बी लेडी इस बिल्डिंग के बाहर आती है और एयर कंडीशन में गैस डालने लगती है, जिसके कारण वहाँ स्पार्क होकर बहुत ही बड़ी मात्रा में आग लग जाती है। अब इसके कारण बिल्डिंग में हर जगह पे ब्लास्ट होने लगते हैं। अब सभी यहाँ से जल्दी भागने का सोचते हैं। योंगजू सभी बंधे हुए लोगों को एक रूम में बंद कर देता है। वही सुजिन और डोक्योंग को वहीं पे छोड़कर बाकी के सारे लोग बस की तरफ भागने लगते हैं। बाहर तो ज़ॉम्बीज थे, तो ज़ॉम्बीज से लड़ते और बचते हुए ये सभी लोग अब बस में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर में यहाँ पे सबकी आंखों में इरिटेशन होने लगती है, यानी कि जल्दी सभी लोग अब ज़ॉम्बी बनने वाले हैं। योंगजू ड्राइवर को देखने के लिए जाता है और देखता है कि वो अब पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन चुका है। अब उससे वो स्टीयरिंग का व्हील लेने की कोशिश करता है, लेकिन इसी कोशिश में बस ही पलट जाती है और अब धीरे धीरे करके सभी ज़ॉम्बी बन जाते हैं और एक दूसरे को ही मारने लगते हैं।
दूसरी तरफ केहुन और सियोकी टाउन की तरफ आ ही रहे होते हैं कि तभी केहुन को मॉन्क्स का कॉल आता है और बताता है कि इन दोनों को भी अपनी आंखों को बंद करके किसी तरह उस स्टेचू की आंखों को ढाकना होगा और वो सिंबल्स भी ड्रॉ करने होंगे कि तभी ये शहर का सारा कहर शांत होगा। वो आगे बताते हैं कि सारे मॉन्क्स यहाँ पर मिलकर हवन और पूजा वगैरह करना शुरू कर रहे हैं। अब ये सुनने के बाद केहुन रास्ते में जाते हुए मैगजीन के पेजेस को गीला करने लगता है ताकि वो उन्हें स्टेचू की आंखों पर लगा सके। वही दूसरी तरफ डाक्योंग भी कन्वर्ट हो चुका था और वो नाइफ लेकर सुजीन के सामने खड़ा हो जाता है। वो उस पर हमला करने ही वाला था कि तभी वहाँ पे काहुन और सियोकी आ जाते हैं और सीधा गाड़ी लेकर उस स्टेचू के पास ही क्रैश कर देते हैं, जिसके वजह से वो स्टेचू गाड़ी पर ही लीन हो जाता है। अब यहाँ पे केहुन ने तो आंखें बंद कर दी थी, लेकिन सियोकी गलती से उस स्टेचू की आंखों में देख लेती है, जिसके बाद वो केहुन को अपना काम करने को बोलकर अपने बेटे को ढूंढने के लिए जाती है। आगे जाने के बाद उसे अपना बेटा यानी डाक्योंग दिख जाता है, लेकिन अब वो ज़ॉम्बी बन चुका था, इसीलिए वो अपनी माँ को नहीं पहचान रहा था और दोनों में भी हाथापाई होने लगती है। यहाँ पे केहुन अपने आंखों को कवर अप करके काम को शुरू कर देता है। जैसे जैसे आंखें कवर हो रही थी और वो सिंबल्स ड्रॉ किए जा रहा था, वैसे वैसे सारे ज़ॉम्बी वापस नॉर्मल हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं जो पुलिस ऑफिसर सियोकी होती है वो भी अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी, लेकिन तब तक केहुन अपना काम खत्म कर चुका था और अब देखते ही देखते सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, यानी कि सारे ज़ॉम्बी अब इंसान में बदल जाते हैं। लेकिन तभी बिल्डिंग के वाटर स्प्रिंकलर्स ऑन हो जाते हैं और स्टेचू से सारे पेजेस हटने लगते हैं। जैसे ही केहुन उन्हें फिक्स करने जाता है, उसकी नजर स्टेचू की आंखों पर पड़ जाती है। तो यहाँ दूसरी जगह पे सारे लोग वापस ज़ॉम्बीज में बदलने लगते हैं। यहाँ पे सियोकिन ही और डोक्योंग यानी ये माँ बेटे भी ज़ॉम्बीज थे और दोनों में भी लड़ाई हो रही थी। दूसरी तरफ काउन को भी हेलुसिनेशन होने लगती है कि उसकी वाइफ अब एक मॉन्स्टर में बदल गई है और उनके बेटे को ही मार रही है। लेकिन तभी हम देखते हैं सुजीन एक्चुअली नॉर्मल हो चुकी थी, इसीलिए वो मॉन्क्स के इंस्ट्रक्शन को फोन पर सुनती है और वो उसी कवर को वापस निकालती है जिसे सबसे पहले स्टेचू को कवर किया था और फिर वो स्टेचू की तरफ जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पे केहुन आ जाता है और अपने वाइफ को मॉन्स्टर समझकर वो उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन वो अभी भी थोड़ा होश में होता है और किसी तरह खुद को रोकने की कोशिश करता है और इतने में ही स्टेचू जिन हुक से टिका हुआ था वही टूट जाता है। इतना बड़ा स्टेचू था जो कि फ्लोर तोड़ के सीधा नीचे चला जाता है टुकड़े टुकड़े होकर और वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। अब वो स्टेचू ही नष्ट हुआ था, जिसके चलते वहाँ का कर्ज भी मिट जाता है और देखते ही देखते सारे ज़ॉम्बीज वापस इंसानों में बदलने लगते हैं। थोड़ा समय बीतने के बाद हम देखते हैं अब सब कुछ इस टाउन में नॉर्मल हो गया था। वही केहुन और उसकी वाइफ यानी सुजीन भी अब पूरी तरीके से ठीक हो गए थे। दोनों भी एक बुरे एक्सपीरियंस से गुजरे थे और उन्हें एहसास होता है कि उन्हें अब पिछले गम से आगे उभरना होगा और दोनों भी एक दूसरे से माफी मांगते हैं। अब कुछ महीनों के बाद दिखाया जाता है एक आर्कियोलॉजिकल मिशन के लिए सुजीन और केहुन एक पुरानी फैक्ट्री में जाते हैं और फिर कुछ मिस्टीरियस चीजें ढूंढने लगते हैं और इसी के साथ ये सीरीज खत्म होती है। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।